अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे पास 10 इंतहाई अहम फैक्ट चेक्स आ चुके हैं, जिनमें से एक फैक्ट चेक सीडीएफ के नोटिफिकेशन के मुतालिक भी है। तो आज आप हमारे साथ रहें, आपको इंशाल्लाह सारी चीजें खोलकर बताएंगे। तो आज की जो हमारी सबसे पहली खबर आ रही है वो आ रही है हमारे पसंदीदा दोस्त ब्रदर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान की जानिब से, जहां पर अफगान तालिबान रजीम ने अवाम की जिंदगियां जहन्नुम बना रखी हैं और रोज रोज जो है जाली खबरें फीड करते जा रहे हैं। इसी तरह की एक जाली खबर अफगान तालिबान अकाउंट्स के जरिए भारत तक पहुंची है। और वो खबर क्या है कि पाकिस्तानी आम जो से हैं यूरोपियन ममालिक में उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये आपको नजर आ रहा है बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी आम हैं वो पड़े हुए हैं और कोई यूरोप में उनको नहीं खरीद रहा। बड़ी अफसोसनाक चीज है। लेकिन एक मसला है। मसला क्या है कि सर्दियों के मौसम में आम नहीं होते, लेकिन उनको चूंकि उनके मुल्क में ये फसल नहीं होती इसलिए उनको इस चीज का नहीं पता था। तो इसको हमारी आजाद की टीम ने फैक्ट चेक किया है। कोई ऐसी पाबंदी पाकिस्तानी आमों के ऊपर नहीं लगी और सर्दियों के मौसम में तो ऐसी पाबंदी लग भी नहीं सकती क्योंकि आम होते ही नहीं। तो अब हम चलते हैं आज के हमारे दूसरे फैक्ट चेक की जानिब। और दूसरा फैक्ट चेक बड़ा अफसोसनाक है और हमारे सामने ये जो फैक्ट चेक है ये जी बलोचिस्तान से आ रहा है। और ये जो एक खातून है, इनकी पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इनका नाम जरीना बलोच है और जरीना बलोच ने आज के दिन कल के दिन जो है नोकुंडी एक मकाम है बलोचिस्तान में, वहां पर इन्होंने एक खुदकुश हमला किया और गेट को तबाह किया। लेकिन उस हमले के बाद होना क्या था कि इनके जो तीनों साथी थे उन्होंने एफसी के कंपाउंड में जाना था और वहां पर एफसी एहलकारों के ऊपर हमला करना था, लेकिन वो जो तीनों साथी थे वो उधर ही मारे गए। अब अफसोस की बात यह है कि बलोचिस्तान की तारीख में एक भी ऐसी हमें मिसाल नहीं मिलती जिसमें मर्दों ने मुंह पर मास्क चढ़ाए हों और ख्वातीन को आगे कर दिया गया हो। लेकिन ये जो फितनउल हिंदुस्तान है ये दुनिया की वाहिद ऐसी तंजीम है जो कि बाकायदा बॉलीवुड स्टाइल ऑफ प्रोपेगेंडा में ख्वातीन के चेहरे आगे रखती है और बाकायदा ये जो ख्वातीन है इनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये मैं आपको इनकी खबर भी दिखा रहा हूं कि नोकुंडी में रेकोटिक और सैंडक के मंसूबों के गैर मुल्की हमला पर संचारों का हमला। तो ये जो सा है पूरे का पूरा ये जो खबर है मुकम्मल जाली है। हाँ, अलबत्ता इन खातून ने जो सा है खुदकुश हमला जरूर किया और ये उन्हीं हजारों ख्वातीन में शामिल हैं जिनकी वकालत पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े वकील करते हैं और हमें बताते हैं कि जी इंसानी हकूक हैं, लेकिन ऐसे कोई इंसानी हकूक नहीं होते। और ये जो हरकतें हैं दहशत गर्दों वाली, इससे हमें यही पता चलता है कि इनको एज ए दहशत गर्द ही ट्रीट करना चाहिए, उसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं। इसके बाद हम चलते हैं आज की तीसरी अहम खबर के ऊपर। ये आज की हमारी तीसरी अहम खबर है बाबा बनारस भारत का प्रोपेगेंडा अकाउंट्स। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालिया कुछ अरसे में जब से पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी है, तब से ये जितने भी भारतीय अकाउंट्स हैं और भारतीय अकाउंट्स के साथ जो तालिबान रजीम के अफगानिस्तान के अकाउंट्स जुड़े हैं, ये सारे आजकल मिलकर इस तरह की जाली खबरें फैला रहे हैं जिसमें खुद ही फर्जी किस्म के धमाके करा देते हैं, खुद ही पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद करा देते हैं। लेकिन हकीकत में ऑन ग्राउंड ऐसा कोई धमाका, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ होता। तो ये हमारे सामने सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन इसके अलावा भी जब भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय अकाउंट्स या ये जो तालिबान रजीम के अकाउंट्स हैं ये इस तरह के प्रोपेगेंडा करते नजर आए, तो आपने हमेशा यही समझना है कि ये फेक है। या अगर उसको जो पाकिस्तानी मीडिया कंफर्म करता है फिर वो वाकई असली है, नहीं तो आपने उसको फेक ही तस्वुर करना है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जी 94 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को हमने 31 हमलों में शहीद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये इस शहजादे ने जो वीडियो लगाई है, वीडियो भी बहुत पुरानी है। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी यही वीडियो लगा रहा था, अभी नवंबर में भी यही वीडियो लगा रहे हैं और हो सकता है 40 दफा इसने पहले भी ऐसी को वीडियो लगाई हो। तो ये जितनी भी वीडियोस होती हैं ज्यादातर पुरानी वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आज के फैक्ट चेक नंबर 4 के ऊपर। और यहां पर हमारे सामने तहरीक इंसाफ अमेरिका का एक मेंबर है वकार खान। और यहां पर नोटिस करने की बात यह है कि अमेरिका में हाल ही में अफगानिस्तान की तरफ से एक हमला किया गया जिसमें रहमानुल्लाह नाम का एक जो दहशतगर्द था उसने अमेरिका में उनकी 2 नेशनल गार्ड्स को बाकायदा उसने मार दिया। बल्कि बाज इतलात ये भी हैं कि एक तीसरी भी जो नेशनल गार्ड है उसको भी मार दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जहां पर अफगानी अकाउंट्स हैं वहां पर तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं वो भी बाकायदा तालिबान रजीम के लिए हमदर्दी इकट्ठे कर रहे हैं और बिलखुसूस जो उनके दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भी उनके हाथ में ट्वीट्स की जाती हैं। तो यहां पर आप ये देखें कि ये जो एक धमाके की फुटेज लगाई जा रही है और साथ ही ये जवान लिख रहा है कि बन्नू डिस्ट्रिक्ट में दहशतगर्दों के हमले में 9 फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। ये जो वीडियो है वीडियो भी पुरानी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमेरिका में बैठ के तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं इतनी आसानी से दहशतगर्दों की हिमायत कर रही हैं।
तो अमरीकी हुकूमत इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही, ये एक सवालिया निशान है। और मैं समझता हूं कि हमारी पूरी कौम को यह सवाल उठाना चाहिए कि फितना उल हिंदुस्तान जो सा है और ये फितना उल वारिज है, अमेरिका ने बाकायदा इनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया और तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स जो से हैं, जो इनकी अपॉलजिस्ट बने हैं और इनका प्रोपेगेंडा शेयर कर रही हैं, उनके खिलाफ अमेरिकी एजेंसियों का कोई कार्रवाई न करना बहुत से सवालों को जन्म देता है। इसके बाद हम चलते हैं जी, और मैं आपको दिखाता भी चलूं, ये देख लें आप यहां पर कि ये जो हमला हुआ जिसकी इसने वीडियो लगाई और कहा कि बन्नू में 9 फौजी हलाक, अस्तगफिरुल्लाह, जो कि शहीद का लफ्ज इसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ का इसलिए इसी तरह की जो गटर जुबान है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो असल में धमाका हुआ ये 7 अक्टूबर 2024 को हुआ और ये कराची में 2 जो चीनी शहरी थे वो इसमें मारे गए। और वो जो चीनी शहरी थे उनको मारने वाली भी एक बलोच जो सी है खातून थी, जिनको दहशतगर्दी के लिए बाकायदा इस्तेमाल किया गया और उनको आइस, हीरोइन और मैथ इस तरह के नशे देकर इस तरह के काम करवाए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी फैक्ट चेक नंबर 5 के ऊपर, और ये हमारा जी फैक्ट चेक नंबर 5 है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत से भारतीय और अफगान अकाउंट्स जो से हैं मिलकर जाली दहशतगर्दी की वारदातें बना रहे हैं। इसी तरह ही ये भी वही जो पुराना एक वाकया है, उसमें कह रहे हैं नकुंडी में जी FC के हेडक्वार्टर के ऊपर एक हमला किया गया है और उसमें जी खुदकुश हमने किया है और ये भारतीय अकाउंट है। आप देखिए किस तरह खुलेआम दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है। और इसके जवाब में ये जो वीडियो है उसको जब हमने रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि एक ही वीडियो को ये बंदा एक ही दिन में 2 अलग अलग वाकयात के लिए भी इस्तेमाल करता जा रहा है। तो ये जो दोनों हैं ये मुकम्मल फेक हैं और हमने आपको बताया कि इस वाकये में कोई पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये जो खातून है ये जो खुदकुश हमला कर रही थी वो मारी गई। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आज के 8वें फैक्ट चेक के ऊपर। इंतहाई अहम फैक्ट चेक है और ये जो फैक्ट चेक है हालिया कुछ अरसे में हमें इसके ऊपर बड़ा शोर नजर आया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो तकर्री थी उसका नोटिफिकेशन जो कहा जा रहा है, मीडिया पे बाज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ताहीर का शिकार हो रहा है। अब इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, पहले हम आपको ये दिखाएंगे। सबसे पहले आपको शहजाद अकबर की जो वीडियोज हैं वो आ रही हैं, आजकल बहुत से लोग हमने देखा है उसको शेयर कर रहे हैं और उसपे वो कह रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन के ऊपर अंदर से एक बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है और फौज के अंदर जी खलबली मची है और सब जो से आपस में लड़ रहे हैं। और हैरानकुन तौर पर शहजाद अकबर जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं उनका बयानिया और भारतीय मीडिया का बयानिया एक जैसा ही है। तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जी आर्मी चीफ कल चले गए हैं और अब पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ नहीं रहेगा और पाकिस्तान का जो सा है क्राइसिस हो गया है और ये हो गया है। सबसे पहले हम आपको चंद फैक्ट्स बताते चलें और जो फैक्ट है हमारे पास वो ये है, ये आपके सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक खबर है। ये खबर नवंबर 5 2024 की है और इसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ टेन्योर एक्सटेंडेड टू 5 इयर्स। तो बुनियादी तौर पर नवंबर 5 2024 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने बाकायदा ये कानून पास किया था कि जितने भी पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ्स हैं, हाँ वो नेवल चीफ हो, एयर चीफ हो या आर्मी चीफ हो, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल होगी। तो जब मुद्दत मुलाजमत जो सी है वो 5 साल कर दी गई है तो उसके बाद जो उनकी रिटायरमेंट की तारीख है वो 2027 है। तो अभी जो सा है फर्ज किया नोटिफिकेशन अगले पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल भी नहीं निकलता, तब भी वो जो से हैं पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ हैं। और अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आता तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल मसले के लिए हम जो सा है AI का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मैं किसी वकील का इस्तेमाल करूंगा तो उसमें भी इख्तलाफ होगा कि जी ये फलाना वकील जो है मुस्लिम लीग नून का है, ये हुकूमत की सपोर्ट करता है, या फलाना वकील जो है PTI का है। तो मैंने यही जो सादा सा सवाल था ये उठाकर चैट GPT के सामने रख दिया। अब पहले मैं आपको सवाल दिखाना चाहता हूं, उसमें मैं कह रहा हूं कि अभी चले मैं आपकी एक बात तो समझ गया हूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो है उसका एक नोटिफिकेशन बिल्कुल निकलेगा क्योंकि वो एक सेपरेट पोस्टिंग है, लेकिन जो आर्मी चीफ का ड्यूरेशन था वो 2024 में ही 2027 तक कर दिया गया था। तो क्या उसके लिए कोई अलग नोटिफिकेशन की जरूरत है? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि शहजाद अकबर जैसे लोग जो से हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि जी उसका एक अलग नोटिफिकेशन निकलेगा और CDF का अलग नोटिफिकेशन निकलेगा। बुनियादी तौर पर ऑडियंस को कंफ्यूज किया जा रहा है और उससे डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। और वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए फील्ड मार्शल को 2027 तक किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि 2024 में जो अमेंडमेंट हुई, जो आईनी तरमीम की गई, जो उस वक्त तरमीम की गई, उसके तहत जो है 3 साल की उनकी टर्म जो सी है वो बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी। तो ये जो जवाब है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिया, ये मैंने नहीं दिया, किसी तहरीक इंसाफ के वकील ने नहीं दिया, किसी मुस्लिम लीग नून के वकील ने नहीं दिया। और यहां पर उसने बकायदा उसकी रीजनिंग भी प्रोवाइड किया। उसने वजह क्या बताई है? उसने कहा है कि 2024 में जो अमेंडमेंट की गई उसके बाद से सर्विसेज चीफ की ड्यूरेशन थी वो 5 साल कर दी गई। तो ये जो सी है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, इसके लिए आपको कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा उसने इंटरनेट से मुख्तलिफ जो लीगल सोर्सेज थे उनको भी ट्रेस किया और उसने कहा
کہ جو لیگل سورسز ہیں جیسے ایک بیرسٹر ملک ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اردو میں آئے, انہوں نے بھی کہا کہ کوئی نئے نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ جو ٹینیور ہے یہ 5 سال ہی بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک اور چیز کی وضاحت کی جو کہ ایک لیگل نکتہ ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2022 کا جو نوٹیفکیشن تھا اس میں عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف ڈکلیئر کیا گیا, اور یہ جو قانون ہے اس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں, تو اس لیے کوئی اس وقت لیگل ویکیوم نہیں ہے. وہ چیف آف آرمی سٹاف 2027 تک موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اگر حکومت یہ جو نوٹیفکیشن ہے چیف آف ڈیفنس فورس کا اگر اس کو 2027 نومبر میں جا کر کرے گی تو ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہو کر اس سے اگلے 5 سال تک جا سکتی ہے. لیکن 2027 تک وہ کانسٹیٹیوشنلی ہر طرح سے جون سا ہے آرمی چیف ہے. یہ میں آپ کے پاس بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ان بائسڈ ریویو بھی لے کر آیا ہوں. تو یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ کیا بریک وارداتیں ڈال رہے ہیں ویڈیوز میں. میں نے ان کی ویڈیوز سنی بھی جا کے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2025 نومبر میں جون سا ہے ایک نوٹیفکیشن نکلے گا, پھر ہی یہ 2027 تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جون سے ہیں وہ نوٹیفکیشن نہیں نکال رہے. تو یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ آڈینس کو ان کا دماغ گھما رہا ہے, ان کو بتا رہے ہیں کہ جی نوٹیفکیشن آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو نوٹیفکیشن نکلے گا شہزاد اکبر صاحب, اگر آپ نہیں جانتے, چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں لیکن تحریک انصاف والوں کو آپ نے بیوقوف بنانا ہے, تو جو نوٹیفکیشن نہیں آ رہا وہ چیف آف ڈیفنس فورس کا نہیں آ رہا. تو جو آرمی چیف کا نوٹیفکیشن ہے وہ 2024 میں باقاعدہ وہ قانون بن چکا ہے, اس کے اوپر مزید نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں. تو یہ میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی کلیئر کر دیں کیونکہ انہوں نے اپنا یوٹیوب پر ڈالرز کا منجن بیچنا ہے. آج کی ہماری جو 8ویں فیک نیوز ہے وہ بھی پچھلی نیوز سے کنیکٹڈ ہے, اور اس میں کیا ہے کہ فیلڈ مارشل نے مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی. کیا فیلڈ مارشل نے وردی اتار دی؟ یہ شہباز گل صاحب یہ جو ٹویٹ ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس میں کیا ہے کہ حافظ صاحب نے یونیفارم نہیں پہنا فیلڈ مارشل نے, تو شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جی نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو اس لیے جو سا ہے انہوں نے وردی اتار دی. اب شہباز گل کو اگر ہم فیکچولی بتانا چاہیں تو فیکٹ اس کا یہ ہے کہ سنڈے کے دن وردی نہیں پہنی جاتی, کیونکہ یہ جو ملاقات ہے یہ اتوار کے دن ہوئی, منڈے کے دن وہ آفس میں ہوتے ہیں, تو جب بھی اتوار کے دن ملاقات ہوگی تو یہ ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ وردی نہیں پہنی جاتی. اور مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی اس چیز کا پتا ہے, کوئی یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا, وہ اچھے سے جانتا ہے. لیکن چونکہ ان کا مقصد تحریک انصاف کے فالوور سے ڈالر کمانا ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کریں گے, تو یہ بھی بالکل فیک ہے. اس کے بعد دوستو ہم آ جاتے ہیں نیوز نمبر 9 کے اوپر, اور یہ جو نیوز ہے یہ چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور واٹس ایپس کے اوپر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم فارمر DGI اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کو جی ملٹری انٹیلیجنس نے اٹھا لیا ہے. اور یہ جو خبر ہے یہ مکمل جعلی ہے, تحریک انصاف کی اپنی بنائی گئی دیو ملائی کہانیاں ہیں, کیونکہ ان کا مقصد یہ آج کل ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے. میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی DGI کیا کر رہے ہیں اور DGMI کیا کر رہے ہیں اور DGC کیا کر رہے ہیں, آپ کے یہ جو دوست ہیں اگر ان کو جرنیلوں کی اتنی اندر کی کہانیاں پتہ ہیں تو ان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ عمران خان جیل میں زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ تو وہی جو لوگ ہیں جو کہ ادھر بیٹھ کر جرنیلوں کی اندرونی کہانیاں بتاتے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ جی اڈیالہ جیل کے اندر جو سے آپ کے لیڈر ہیں اور وہاں پر جیل کا پراپر ایک سٹاف موجود ہے, سپرنٹینڈنٹ ہے, باقی سب لوگ ہیں, تو ان کی اندر کی کہانیاں لیک ہو کر آپ کے پاس کیوں نہیں آتی ہیں؟ جو خفیہ ترین جرنیل ہیں ان کی کہانیاں آپ کے پاس کیسے آ رہی ہیں؟ لیکن میں جانتا ہوں ہمارے تحریک انصاف کے دوست یہ بات جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے. البتہ جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے یہ جو خبر ہے مکمل جعلی ہے. اس میں ایک اور چیز آپ کے سامنے پن پوائنٹ کرتا چلوں کہ یہ جو لاریب ندیم ان کی بیٹی کا نام آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لاریب ندیم کی جب ندیم انجم صاحب DGI سے آئے تھے ان کے ٹینیور کے بالکل آخر میں شادی ہوئی تھی, اور یہ ان کی بیٹی ہیں, تو ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس کا ایک کارڈ چھپا, اور اس کارڈ میں چونکہ ان کی بیٹی کا نام موجود تھا اس لیے ان جعلی خبروں کی فیکٹریوں نے وہی جو نام ہے وہ منوان کاپی کر لیا. حالانکہ ندیم انجم صاحب کے مزید بھی بچے بچیاں ہیں, تو ان کے باقی بیٹے بیٹیوں کے نام ان کو کیوں نہیں پتا چل رہے؟ کیونکہ ان کی شادی کے کارڈ جو سے سوشل میڈیا پر نہیں آئے تھے. تو یہ جو خبر ہے یہ مکمل جعلی ہے, اور بالکل آج کل ڈالرز کمانے کے لیے اس طرح کی بے شمار خبریں جو سی ہیں سامنے لائی جا رہی ہیں. اس کے بعد دوستوں ہم آ رہے ہیں آج کے ہمارے آخری فیکٹ چیک کے اوپر, فیکٹ چیک نمبر 10. حالیہ کچھ عرصے میں یہ چیز دیکھی گئی کہ FIA نے سہراب برکات نام کے ایک سیاست.pk کے صحافی تھے ان کو اٹھایا. اب ان کو جو اٹھایا گیا اس کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور اس ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان صحافی کو اٹھایا گیا کیونکہ اس کو اقوام متحدہ نے ماحولیاتی تبدیلی کی ایک سمٹ میں بلایا تھا. تو یہ حامد میر صاحب نے ایک پھر نوٹیفکیشن بھی ڈالا اور کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ نوجوان صحافی جب اس سمٹ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا
تو اس کو FIA نے اٹھا لیا. اب بنیادی طور پر سہراب برکت کی جو گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی ایئرپورٹ سے ہوئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب جہاں پر ایک صحافی کی گرفتاری کی مذمت کر سکتے ہیں، وہاں پر جب آپ جعل سازی کے ذریعے مذمت کریں گے تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نوٹیفکیشن حامد میر صاحب نے لگایا ہے اس کے مطابق یہ جو اقوام متحدہ کا ایونٹ ہے اس میں اٹینڈنس کی شروعات ہونی تھی 10 نومبر کو، اور اس ایونٹ کا خاتمہ ہونا تھا 21 نومبر 2025 کو، جہاں پر اٹینڈنس کی اینڈنگ لکھی ہوئی ہے. تو یہ حامد میر صاحب نے خود نوٹیفکیشن شیئر کیا، اور سہراب برکات جو سے ہیں وہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ 26 نومبر کو ہوئے ہیں. تو اس ایونٹ کے ختم ہونے کے 5 دن بعد ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر صحافی کا حق ہے کہ کسی بھی صحافی کی گرفتاری ہو تو اس کی مذمت کرے اور بالکل ان کے لیے آواز اٹھائیں. لیکن اگر آپ ایسی جعلی اور بھونڈی ریزنز ڈھونڈ کر کرتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس سے سہراب برکت کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے، ان کے کیس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو حامد میر صاحب جیسے سینئر آدمی کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.